नमस्कार दोस्तों, मैं अमर कडाले फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा चैनल में जिसका नाम है बोधी ब्लेंडेड लर्निंग। दोस्तों, आज हम लोग हमारी 12th इकोनॉमिक्स लेक्चर सीरीज का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो कि सप्लाई एनालिसिस, उसको देखने वाले हैं। और आज हम लोग व्हाट इज द सप्लाई एंड व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सप्लाई एनालिसिस को। सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज मीन बाय सप्लाई, कंसेप्ट ऑफ सप्लाई क्या है। चलिए शुरू करते हैं। द सप्लाई is an economic concept that describes the total amount of products and services available in the market for the sale। मतलब प्रोड्यूसर ने कितनी क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है और वो मार्केट में अवेलेबल है सेल के लिए, उसे हम लोग कहते हैं सप्लाई। सप्लाई इज एन इंपॉर्टेंट एज द स्टडी ऑफ डिमांड। जैसे हम लोगों ने डिमांड देखा था, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, ऐसे सब देखा था, वही सारी चीजें हम लोग आज सप्लाई में देखने वाले, क्योंकि इकोनॉमी के तीन इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है सप्लाई, डिमांड एंड प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो चलिए देखते हैं। लाइक अ डिमांड, सप्लाई इज आल्सो रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस। व्हाट इज नेक्स्ट? अकॉर्डिंग टू पॉल सैमुएल्सन, सप्लाई रिफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन द मार्केट प्राइसेस एंड द अमाउंट ऑफ गुड्स दैट प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई एट अ गिवन प्राइस। ठीक है, मतलब मार्केट में व्हाट आर द प्राइसेस गोइंग ऑन, उस प्राइसेस पे कितना अमाउंट ऑफ गुड्स सप्लायर रेडी टू सप्लाई है या सेल है, वो कहता है सप्लाई। सप्लाई तीन चीजों से निकल रहा है। एक तो आउटपुट, आउटपुट से इट बिकम्स स्टॉक एंड स्टॉक से इट बिकम्स मार्केट सप्लाई। ठीक है, सो दिस इज द चेन ऑफ सप्लाई। आगे हम लोग देखते हैं व्हाट इज द सप्लाई शेड्यूल। सप्लाई शेड्यूल मतलब क्या है? सप्लाई शेड्यूल इज अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी। क्या है मैं डिटेल में बताता हूं, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि सप्लाई शेड्यूल जो है वो कितने पार्ट में डिवाइडेड है। सप्लाई शेड्यूल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, जैसे डिमांड शेड्यूल डिवाइडेड था। सबसे पहला है इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल और दूसरा आता है मार्केट सप्लाई शेड्यूल। ये हम लोग वन बाय वन देखते हैं तो आपको पता चलेगा व्हाट इज मीन बाय सप्लाई शेड्यूल। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए देखते हैं व्हाट इज मीन बाय इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल रिफर्स टू द टैबुलर रिप्रेजेंटेशन। टैबुलर मतलब टेबल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, लिख के what are the various quantities an individual are ready to sell at a various different given prices at a given time। क्या है समझ में नहीं आया? मैं बता देता हूं, ये टेबल देख लीजिए। इन दिस टेबल व्हाट वी आर सीइंग द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी 10 to 15 लिखा हुआ है, 10, 20, 30, 40, 50 एंड इन सेकंड कॉलम वी कैन सी दैट सेलिंग क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी। मतलब एक प्रोड्यूसर वो गिवन प्राइसेस पे क्या क्वांटिटी ऑफ गुड सप्लाई करने के लिए रेडी है। तो जब प्राइस 10 है, ही इज रेडी टू सेल 100 क्वांटिटीज ऑफ गुड। 20 प्राइस हो जाता है, ही इंक्रीज इज सप्लाई टू 200। एट 30 प्राइसेस इंक्रीज 300, 40 पे 400 एंड 50 पे 500। व्हाई इज लाइक दैट सो? बिकॉज एज अ सेलर जब प्राइस इंक्रीज होती है, सेलर मोटिवेट होता है, अरे प्राइस इंक्रीज हुआ है, अभी मुझे वही सेम क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट पे ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। So as price increases, seller motivated to sell more number of goods। देखिए एज अ कंज्यूमर आप जब खुद क्या करते हो, अभी रिसेंटली Amazon बिग बिलियन डेज, Amazon का कौन सा है फेस्टिवल सेल कुछ तो चल रहा है और फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डेज चल रहा है। ठीक है, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल ऐसे कुछ तो है। तो अभी क्या हो रहा है, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स आर मोटिवेटेड टू बाय द नंबर ऑफ प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि उसकी प्राइस कम हो चुकी है, वही सेम क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, वही सेम क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट उन्हें कम प्राइस पे मिल रहा है। तो एज अ कंज्यूमर दे आर मोटिवेटेड टू बाय द प्रोडक्ट्स। एज अ सेलर मैं क्या सोचूंगा, जब प्राइस इंक्रीज हुई है, मुझे ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बना के बेचना चाहिए सो दैट आई कैन अर्न द मोर प्रॉफिट। कंज्यूमर क्या सोचेगा, प्राइस कम हुई है, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट खरीदेंगे। सेलर क्या सोच रहा है, प्राइस बढ़ गई है, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बेचो। तो ये दोनों के बीच में क्या है, थिंकिंग है, और उस हिसाब से मार्केट ऑपरेट होता है। चलिए देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या हो रहा है। ये आ गया हमारा एक्स एक्सिस, ये आ गया वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे क्या है, क्वांटिटी सप्लाई है, वाई एक्सिस पे क्या है, प्राइस है। तो प्राइस हमारे शेड्यूल में देखो कॉलम में क्या दिख रहा है, टैबुलर रिप्रेजेंटेशन में 10 से लेके 50, तो मैंने लिख दिया 10, 20, 30, 40, 50। क्वांटिटी सप्लाई कितना है, 100 to 500, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 100, 200, 300, 400, 500। अभी देखते हैं इसको हम लोग क्या हो रहा था। जब 10 रुपया प्राइस था तो क्या था, 100 क्वांटिटी था, 20 रुपीज पे 200, 30 रुपीज पे 300, 40 पे 400 एंड 50 पे 500। तो ये मैंने सारे क्या कर दिए, पॉइंट्स निकाल दिए इंटरसेक्शन के। ठीक है, अभी जब मैं इंटरसेक्शन पॉइंट्स को क्या करूंगा, एक लाइन से ज्वाइन करूंगा लाइक दिस, व्हाट विल आई गेट, आई एम गेटिंग इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। कैसे है, इंक्रीजिंग है। कैसे है, इंक्रीजिंग है। एज अ प्राइस इंक्रीजेस
सप्लाई कर्व इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। चलिए देखते हैं उसी तरीके से व्हाट हैपेंस इन द मार्केट सप्लाई शेड्यूल। मार्केट सप्लाई शेड्यूल क्या है पहले ये देखते हैं। मार्केट सप्लाई शेड्यूल रिफर्स टू द टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस क्वांटिटीज विच ऑल प्रोड्यूसर्स, यहाँ पे सिंगल नहीं, यहाँ पे क्या है, all producers are willing to sell at a various different given prices at a given time। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, ये नहीं कि हम लोग अलग अलग टाइम पे जो उन्होंने परचेस किया या सेल किया उसके बारे में बात नहीं कर रहे। तो देखिए चलते हैं शेड्यूल में क्या है। शेड्यूल में देखिए सेम प्राइजेस है 10, 20, 30, 40, 50, बट यहाँ पे जो हमारा पहला लास्ट वाला इंडिविजुअल जो था सेलर वो ए में दिखाया है। देखिए 100, 200, 300, 400, 500। बी और सी में मैंने क्या कर दिया और दूसरे सेलर्स को इंक्लूड कर लिया। बी वाला क्या कर रहा है, जब 10 रुपया प्राइस है वो 100 क्वांटिटी सेल कर रहा है, 20 पे 300, 30 पे 500, 40 पे 600 एंड 650 पे 1000 क्वांटिटी सेल कर रहा है। अलग है ए से, सी भी अलग है। सी क्या कर रहा है, 10 पे 300 क्वांटिटी सप्लाई कर रहा है, 20 पे 500, 30 पे 700, 40 पे 1000 एंड 50 पे भी 1000 ही क्वांटिटी सप्लाई कर रहा है। देखिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं मार्केट सप्लाई शेड्यूल और ऊपर एक इंपॉर्टेंट वर्ड था all producers willing to sell। तो ये तीनों का मुझे क्या करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा, तब मुझे मिलेगा मार्केट सप्लाई। तो मैंने लास्ट कॉलम में किया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी। तो ये प्लस बी प्लस सी मैं जब कर रहा हूं तो मुझे मिल रहा है, जब 10 रुपया प्राइस था तो ऑल प्रोड्यूसर्स इन द मार्केट आर रेडी टू सप्लाई 500 क्वांटिटीज ऑफ गुड्स। क्या क्या मैंने ए बी और सी को कंबाइन करके मैंने क्यूमुलेटिव एडिशन करके मार्केट सप्लाई लिख दिया। 20 पे भी 1000, 30 पे 1500, 40 पे 2000 एंड 50 पे 2500, ये मार्केट सप्लाई मुझे मिल गया। चलिए उसी को हम लोग ग्राफ में डाल के देखते क्या हो रहा है। ये आ गया मेरा एक्स एक्सिस, ये आ गया वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्या है, क्वांटिटी सप्लाई कितना है, मार्केट का लिखना इंडिविजुअल का नहीं। तो कितना है 500, 1000, 1500, 2000 एंड 2500 मैंने लिख दिया यहाँ पे, वेरी गुड। वाई एक्सिस पे क्या है, प्राइस, प्राइस तो वही है 10, 20, 30, 40, 50 मैंने ऐसे इनवर्ट वर्टिकल में लिख दिया। तो चलिए अभी देखते हैं इन सबके कॉम्बिनेशन से क्या हुआ। 10 रुपए पे कितना था 500, चलो वो पॉइंट डाल दिया मैंने, आ गया 20 पे 1000, 30 पे 1500, 40 पे 2000 एंड 50 पे 2500। ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन आ गया सब प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड का। चलिए इन सबको ज्वाइन करते एक लाइन से आ रहा है क्या देखते हैं। यस, दे ऑल फिट ऑन द सेम लाइन, दैट मींस व्हाट, सप्लाई कर्व ऑफ मार्केट शेड्यूल इज आल्सो इंक्रीजिंग। तो ये हमारा हो गया मार्केट सप्लाई कर्व। तो आपने देख लिया इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, इंडिविजुअल शेड्यूल देख लिया, मार्केट सप्लाई शेड्यूल देख लिया और मार्केट सप्लाई कर्व देख लिया। एक ही बात याद रखनी है, प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ डिमांड, सॉरी क्वांटिटी ऑफ सप्लाई आर प्रोपोर्शनेटली इंक्रीजेस। मतलब एक साथ इंक्रीज हो रहा है, जैसे प्राइस इंक्रीज हो रहा है सप्लाई इंक्रीज हो रहा है। सो दे हैव द प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन देम। ठीक है, और सप्लाई कर्व कैसे होता है, इंक्रीजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं जिसके ऊपर आपको एक बड़ा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। वो है व्हाट आर द डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई। हम लोगों ने डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड देखा था डिमांड वाली वीडियो में, ऊपर आपको लिंक दे रहा हूं, वीडियो ऑफ डिमांड जो है वो पूरा का पूरा दिया है, वो आप देख लीजिए। अभी हम लोग देखेंगे व्हाट आर द डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई। चलिए वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहला डिटरमिनेंट्स क्या है, डिमांड का भी सेम है सप्लाई का भी सेम है, क्या है वो, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। उसको छोड़े बगैर हम लोग कोई भी डिटरमिनेंट्स नहीं लिख सकते। दूसरा क्या है, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। तीसरा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फोर्थ वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। फिफ्थ वन इज गवर्नमेंट पॉलिसी। सिक्स्थ वन इज नेचुरल कंडीशन। सेवेंथ प्राइस ऑफ फ्यूचर, मतलब फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन। और लास्ट वन इज अदर फैक्टर्स। व्हाट आर द डिफरेंट अदर फैक्टर्स, वो सब हम लोगों ने लास्ट वाले में डाल दिया। तो चलिए वन बाय वन हम लोग देखते हैं व्हाट आर द डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई। सबसे पहला कौन सा है, प्राइस ऑफ कमोडिटी। तो प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। चलिए देखते कैसे। When the price of the product plays a key role in determinants of supply. When the price of a commodity increases, producers are motivated to supply more because they can earn a higher profit. मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया, एज ए कंज्यूमर हम लोग क्या सकते हैं, प्राइस कम हो गया चलिए ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट खरीद करके रखते हैं। ठीक है, प्राइस ज्यादा हो गया तो सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, कंज्यूमर क्या करेगा, प्राइस इंक्रीज हो गया बोलेगा नहीं अभी प्राइस ज्यादा है, हम लोग थोड़ा प्राइस कम होने का वेट करते हैं। सेलर क्या सोचता है, प्राइस ज्यादा है प्रॉफिट ज्यादा मिलने वाला है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, सेल करते हैं। देखिए सर्टेन प्रोडक्ट्स है जिसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल ऑनियन, आपके घर में जब ऑनियन का प्राइस इंक्रीज होता है तो क्या करते हैं हम लोग, कांदा भजी बनाना कम कर देते हैं। हेलो, एज अ सेलर क्या सोचता है, ऑनियन का प्राइस ज्यादा है, मैं आज अभी क्या करूंगा, खेत में ऑनियन ही लगाओ सो दैट आई विल गेट अ मोर प्रॉफिट। यही हो रहा है
सेलर के साथ। फॉर एग्जाम्पल, when the price of the wheat rises, farmers will grow more of wheat। अभी मैंने ऑनियन के बारे में बताया, यहाँ पे wheat के बारे में लिखा है। Conversely, मतलब opposite to that, if the price falls, they may produce less। वो दूसरा कोई तो और उसकी जगह पे प्रोड्यूस करेंगे। This means that there is a direct relationship between the price and the quantity supply। डायरेक्ट मतलब proportionate relationship है। प्राइस इंक्रीज हो गया, सप्लाई इंक्रीज होगा, प्राइस डिक्रीज हो गया, सप्लाई डिक्रीज होगा। हेलो, आर यू गेटिंग मी? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए, प्राइस इंक्रीजेस, सप्लाई इंक्रीजेस, प्राइस डिक्रीजेस, सप्लाई डिक्रीजेस। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट? स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब क्या है? जो अपग्रेडेशन आते रहते हैं, उससे क्या होगा मैं आपको बता देता हूं। व्हेन टेक्नोलॉजी इंप्रूव्स, इट बिकम्स इजियर एंड चीपर टू प्रोड्यूस मोर गुड्स। हेलो, जब टेक्नोलॉजी इंक्रीज होता है तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं ना, क्योंकि स्पीड ऑफ दैट पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रहा है। जैसे हम लोग देख रहे हैं 2G था, फिर 3G आ गया, 4G आ गया, अभी हम लोग 5G का मोबाइल स्पीड यूज कर रहे हैं। 3G के जमाने में थोड़ा धीरे धीरे अपलोड होता था, बराबर। अभी 5G में फास्टली अपलोड होता है, फास्टली हम लोग देख सकते हैं, स्पीड इंक्रीज हो गया। तो सिमिलरली लाइक दैट इन द प्रोडक्शन ऑल्सो, व्हेन द न्यू टेक्नोलॉजी इमर्जेस, कम्स इन द मार्केट, इट ब्रिंग्स आउट द मोर स्पीडी प्रोडक्शन। उसकी वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, सेम टाइम में ज्यादा प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर पा रहा हूँ, और उसकी वजह से मार्केट में सप्लाई इंक्रीज हो रहा है। चलिए यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। इफ अ न्यू मशीन इज इंट्रोड्यूस्ड दैट स्पीड्स अप द प्रोडक्शन, companies can more products at a lower cost, which increases supply। Technology helps boost production and in turn the supply of goods in the market increases। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट मतलब कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल, लेबर, इनके लिए मुझे जो प्राइस पे करना पड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग अ गुड्स राइजेस, फॉर एग्जांपल ड्यू टू हायर प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल और लेबर, the supply of that good will decrease because it becomes more expensive to make the particular product। उसके लिए एग्जांपल क्या है? if the cotton of prices of cotton increases, the supply of cotton clothes may decreases because the production of cotton becomes more expensive। चलिए कॉटन वगैरह छोड़ देते हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल बताया था, अगर ऑनियन का प्राइस इंक्रीज हो गया और आप घर जाके बोले मम्मी आज मेरा कांदा भजी खाने का मन कर रहा है, तो मम्मी क्या बोली? चुप, इतना महंगा हो चुका है ऑनियन और तेरे को कांदा भजी खाना है, कुछ नहीं मिलेगा। राइट? एग्जाम्पल दूसरा, अगर टोमेटो अभी रिसेंटली महंगे हुए थे, 120 रुपीज पर केजी तक चले गए थे, ऐसी सिचुएशन में अगर आप घर जाके बोलो मम्मी आज मेरा टोमेटो सूप पीने का मन कर रहा है, मम्मी बोले कि एक दूंगी रख के, टोमेटो 120 रुपीज केजी चल रहा है, टोमेटो सूप नहीं मिल सकता है। क्यों? बिकॉज व्हेन द प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर रॉ मटेरियल जो प्रोडक्शन के लिए यूज होने वाला है उसकी प्राइस इंक्रीज हो जाती है, तो सप्लायर क्या करता है, प्रोड्यूसर क्या करता है, वो सोचता है कि नहीं ये प्रोडक्ट बना के कोई इतना सेंस नहीं बन रहा है, क्योंकि प्रोडक्शन का कॉस्ट बढ़ गया है, तो मैं अगर प्राइस इंक्रीज करूंगा तो प्रोडक्ट सेल नहीं होने वाला है। इन दैट केस व्हाट विल ही डू? ही विल नॉट प्रोड्यूस दैट प्रोडक्ट। हमारे यहाँ पे मुंबई में मैं रहता हूँ, बहुत सारे वड़ा पाव की गाड़ी है, वहां पे कांदा भजी, बटाटा भजी मिलता है। जब ऑनियन के प्राइसेस इंक्रीज होते हैं, कोई भी ऑनियन भजी नहीं बनाता। हेलो, लोगों को पसंद नहीं, क्या पसंद है, बट दे मे नॉट पे द हायर प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, इसलिए वो नहीं बना रहा है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लेज अ मोर इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट इज गवर्नमेंट पॉलिसी। देयर आर नंबर ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज अवेलेबल आइदर वर्क्स इन अवर इकोनॉमी। वो हो सकता है फॉरेन पॉलिसी, सोशल सिक्योरिटी पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी हो सकता है, फिस्कल पॉलिसी होता है, और अदर नंबर ऑफ पॉलिसीज हो सकता है। क्या है वो पॉलिसीज? सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें अफेक्ट करता है डायरेक्टली वो है टैक्सेशन पॉलिसी एंड सब्सिडीज पॉलिसीज। गवर्नमेंट पॉलिसीज लाइक टैक्सेस, सब्सिडीज एंड रेगुलेशन कैन आइदर इनकरेज और डिस्करेज द सप्लाई। कैसे? वो मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इफ द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स अ सब्सिडी फॉर अ सोलर एनर्जी कंपनीज, द प्रोडक्शन ऑफ सप्लाई ऑफ सोलर पैनल्स विल इंक्रीज। जैसे कि है, एक्चुअल में है, अगर आप सोलर पैनल खरीदते हो या जो प्रोड्यूस कर रहा है उसके लिए गवर्नमेंट क्या करे? सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही है। व्हाई? बिकॉज जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी बन रही है उसके ऊपर का लोड कम हो जाए, लोग क्या करें, ज्यादा से ज्यादा नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करे और कंज्यूम करे, सो वी कैन हैव अ नंबर ऑफ लार्ज इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल फॉर डिफरेंट अदर रीजंस। तो ये गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड कर रहा है। उसके अगेंस्ट क्या कर रहा है गवर्नमेंट? टैक्सेस इंक्रीज कर रहा है नंबर ऑफ कुछ चीजों के ऊपर। लग्जरी कार हो सकती है, अल्कोहल हो सकता है, टोबैको हो सकता है, सो दैट दे वांट दैट द प्रोड्यूसर का जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाए, लोग कम कंज्यूम करें। सो देयर आर नंबर ऑफ डिफरेंट रीजंस एंड पॉलिसीज गवर्नमेंट हैविंग।
तो उस पॉलिसीज की वजह से कुछ चीजों का सप्लाई जो हो सकता है इंक्रीज हो सकता है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही है, फेवरेबल पॉलिसीज है उनके लिए। कुछ चीजों का प्रोडक्शन आइदर सप्लाई कम हो सकता है क्योंकि गवर्नमेंटल पॉलिसीज आर नॉट फेवरेबल फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्शन। तो ये गवर्नमेंट पॉलिसी मार्केट में उस चीजों का सप्लाई फ्लक्चुएट करने में, इंक्रीज या डिक्रीज करने में रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज मतलब क्या है? बहुत सारी चीजें उसमें इंक्लूड होगी, जैसे कि हमारा रोड है, एयरपोर्ट्स है, पोर्ट्स है, रेलवेज है, एनर्जीज है, यूटिलिटीज मतलब पानी हो गया, ड्रिंकिंग वाटर हो गया, सैनिटेशन फैसिलिटीज हो गई, एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर सर्विसेज हो गई, स्टेडियम्स हो गए, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज है। मतलब हम लोग सिटी में रह रहे हैं तो हमें हमारे आसपास ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज मौजूद है। अगर हम लोग गांव में जाते हैं तो कुछ चीजें लैकिंग हो सकती है, जैसे कि रोड पक्के ना हो सकता है वहां पे नजदीक एयरपोर्ट ना हो, सभी गांव के नजदीक में एयरपोर्ट नहीं होता है, रेलवे स्टेशन नजदीक नहीं हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी कभी कभी जाती रहेगी आती रहेगी, वैसे सिटी में नहीं है। सो वी कैन से दैट देयर आर गुड इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज अवेलेबल इन सिटीज कंपेयर टू द रूरल एरियाज। लेकिन इसका प्रोडक्शन से क्या लेना है, चलिए देखते हैं। Goods infrastructure such as roads, communication systems and electricity make easier to produce and distribute goods. तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वो प्रॉपर रहेगा प्रोडक्शन के लिए, तो मार्केट में सप्लाई बढ़ेगा। एग्जांपल कि मान लो कि मैं कोई तो दूर वाले गांव में प्रोडक्शन कर रहा हूँ, कोल्हापुर या सातारा में, महाराष्ट्र का है, और वहां से मुझे सिटी में अगर प्रोडक्शन भेजना है, मेरा प्रोड्यूस भेजना है सेल के लिए, लेकिन रास्ते में सारे रोड खराब है या ब्लॉक हो चुकी है बारिश की वजह से, खड्डों की वजह से, तो क्या मेरा प्रोडक्ट टाइम पे आ जाएगा? नहीं, तो मार्केट में सप्लाई इफेक्ट होगा। एयरपोर्ट चाहिए, अगर मैं मेरा प्रोडक्ट कहीं तो यहाँ से कलकत्ता या दिल्ली, मद्रास कहीं पे भेजना चाहता हूँ, लेकिन एयरपोर्ट नहीं है नजदीक, तो मेरा क्या होगा? सप्लाई इफेक्ट होगा। रेलवे नहीं तो इफेक्ट होगा, एनर्जी नहीं तो मेरा प्रोडक्शन ही नहीं बनेगा। बार बार अगर इलेक्ट्रिसिटी जाती रहेगी तो मेरा प्रोडक्शन हॉल्ट होगा और जो सप्लाई है वो टाइमली नहीं हो पाएगा। सो ऑल दिस जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज है प्लेज ए रोल इन इंक्रीजिंग द सप्लाई और द डिक्रीजिंग सप्लाई इन द मार्केट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द नेक्स्ट? नेचुरल कंडीशन। क्या क्या नेचुरल कंडीशन हो सकती है? बारिश, फ्लड्स, ड्रॉट, डिफरेंट नेचुरल कंडीशन है जो सप्लाई तो इंक्रीज कर सकती है या तो डिक्रीज कर सकती है। मेनली ये अफेक्ट करता है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए। In particular, it depends on natural condition like the weather. For example, a good monsoon leads to a larger harvest. मतलब बारिश अच्छी हो रही है तो फार्मर ज्यादा से ज्यादा हार्वेस्ट करेंगे और वो प्रोडक्शन और सप्लाई अल्टीमेटली इंक्रीज होगा। वेयर एज अगर पुअर नेचुरल कंडीशंस होगी, मतलब ड्रॉट हो गया या फ्लड कंडीशंस हो गई, दैट इफेक्ट द प्रोडक्शन इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। हेलो, अभी रिसेंटली बारिश अच्छी हो रही है तो शायद हो सकता है अच्छा हो जाए, बट कुछ ज्यादा ही अच्छी हो गई तो प्रोडक्शन खराब भी हो सकता है। आर यू गेटिंग मी? तो एग्रीकल्चरल कंडीशन प्रोडक्शंस आर मेनली डिपेंड ऑन द नेचुरल कंडीशन। ऐसे नहीं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ही है, देयर आर नंबर ऑफ अदर प्रोडक्शन आल्सो व्हिच डिपेंड्स ऑन द एग्रीकल्चर। तो वो जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है उनका भी सप्लाई इफेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल शर्ट, ये जो मैंने पहना है किससे बना है? कॉटन। अगर बारिश ज्यादा हो गई, ज्यादा मतलब अच्छी हो गई, तो कॉटन प्रोडक्शन अगर अच्छा हुआ तो शर्ट की सप्लाई इंक्रीज होगी। अगर ड्रॉट सिचुएशन है, बारिश ही नहीं है, तो कॉटन प्रोडक्शन डिक्रीज होगा और उसकी वजह से शर्ट, टी शर्ट का प्रोडक्शन डिक्रीज होगा। सो अल्टीमेटली देयर आर नंबर ऑफ प्रोडक्शंस व्हिच डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर इज मेनली डिपेंड ऑन द नेचुरल कंडीशंस। So natural condition favorable है तो supply in the market of number of goods will increase. If the natural condition are unfavorable or bad, the agriculture production will decrease and ultimately number of other productions which depend on that particular agriculture's production will also decrease. चलिए लास्ट वाला पॉइंट देखते हैं, वो है नहीं सेकंड लास्ट है, फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन। कुछ लोग रहते हैं वो दूर का सोचते हैं, जैसे ये बंदा देख रहा है, देखो दूर का देख रहा है, क्यों देख रहा है? He is worried about what is going to happen in the future. So there are certain people who thinks that future में कोई चीज की प्राइस इंक्रीज होने वाली है, तो मैं क्या करता हूँ, मेरा जो प्रोडक्ट है अभी के लिए रोक के रखता हूँ और मैं फ्यूचर में जाके सेल करूंगा। नॉर्मली होता है ऑनियन के साथ, अगर फार्मर को या प्रोड्यूसर को लग रहा है कि ऑनियन की प्राइसेस बढ़ रही है, वह क्या करेगा, उसका प्रोडक्शन थोड़ी देर के रख देगा। देखिए देयर आर नंबर ऑफ अदर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो रख नहीं सकते। वो हो गया टोमेटो हो सकता है, पेरिशेबल है, जल्दी खत्म खराब हो जाएगा, सब्जी हो गया, फ्रूट्स हो गए, बट ऑनियन है, पोटैटो है, गार्लिक है, ऐसी जो सर्टन प्रोडक्शन है वो क्या कर सकते हैं, हम लोग रख सकते हैं। तो ऑनियन के साथ वो क्या करेगा, रखेगा। क्यों? आगे चल के बेचता हूँ, ज्यादा अच्छा प्राइस मिलने वाला है। या अगर ऐसे हो सकता है कि आगे चल के वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस क्या हो रहा है, सस्ते में बिकने वाला है या उसका प्राइस कम हो रहा है, तो सेलर क्या करेगा, अभी बेच दो,
अच्छी प्राइस मिल रही, हमें उसको रख नहीं सकते। सो दीज आर द थिंग्स विच विल अफेक्ट द सप्लाई इन द मार्केट। जब प्रोड्यूसर को लगेगा कि आगे चल के प्राइस इंक्रीज होने वाला है, देखो सेलर क्या चाहता है, हायर प्राइस, तो ही विल होल्ड द प्रोडक्ट इन द इजी हैंड। तो मार्केट में सप्लाई क्या होगा, डिक्रीज होगा। हेलो, अगर उसे लग रहा है कि फ्यूचर में जाके इस प्रोडक्ट की प्राइस कम होने वाली है, तो वो क्या सोचेगा, अभी बेच दो जल्दी से जल्दी, तो मार्केट में सप्लाई क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन जो है सेलर का, प्रोड्यूसर का, वो डिटरमाइन करेगा मार्केट में सप्लाई ज्यादा है या कम है। आप समझ गए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट देखते हैं, व्हाट आर द अदर फैक्टर्स। देयर आर नंबर ऑफ अदर फैक्टर्स, उसमें से क्या है और कैसे अफेक्ट होगा मैं आपको बता देता हूँ। अदर फैक्टर्स दैट अफेक्ट सप्लाई इंक्लूड्स द मार्केट एनवायरनमेंट, द प्राइजेस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स कौन सा है, पेप्सी, कोको कोला, चाय, कॉफी और नंबर ऑफ अदर प्रोडक्ट्स है जो रिलेटेड है। सो रिलेटेड प्रोडक्ट्स का जो प्राइस है वो मार्केट में सप्लाई अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट इज व्हाट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। आपने कितना इंपोर्ट किया है उससे हमारा जो सप्लाई है इंक्रीज होगा, आपने कितना एक्सपोर्ट किया उससे हमारा सप्लाई डिक्रीज होगा, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट बाहर जा रहा है। आर यू गेटिंग मी। एंड अदर इंडस्ट्रियल रिलेशंस, फॉर एग्जांपल if there are favorable industrial relations and smooth production, the supply will increase. Similarly, the availability of raw material, skilled labor and other resources will also increase the supply in the market. So there are a number of other factors which will increase either decrease the supply in the market. So we have seen total 8 factors which will increase or decrease the supply in the market. ठीक है, I hope आपको जैसा मेरा डिमांड का वीडियो पसंद आया था वैसे ही सप्लाई का भी वीडियो पसंद आएगा। तो आज हम लोगों ने देखा है कंसेप्ट ऑफ सप्लाई एंड वेरियस डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ सप्लाई। तब तक पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।